हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। 30 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे भी। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। मैप में देखना है बिहार के सापेक्ष, तो बिहार के सापेक्ष क्या स्थिति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, तो होगी जम्मू कश्मीर की, और गोवा की दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। आप मैप में देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी, तो वाष्पीकरण की स्थिति धीमी होगी। स्थान, दूरियां, दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रण कौशल, मैपिंग स्किल भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र की रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। एनसीएफ 2005 ने, एनसीएफ 1988 ने, एनसीएफ 2000 ने, एनसीएफ 1975 ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 1975। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। पहला ऑप्शन उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है। आगे देखते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं। जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। तो ये सत्य नहीं है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, और 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेड ठंडी सर्दियाँ होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान इसलिए प्रभावित नहीं होते कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता है। ये गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीले होने का कारण है, जिम्मेदार है ताजमहल के। गोलकोंडा किला किसने बनाया। चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय राजवंश ने बनाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml घनत्व आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। इसका द्रव्यमान निकालना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, सेकंड ऑप्शन 45 ग्राम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार। इसमें द्रव्यमान अदिश राशि है, बाकी सदिश राशियां हैं। आगे देखते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है। अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी कहलाती है, पहला ऑप्शन राइट। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। पहला ऑप्शन 60 kg, सेकंड ऑप्शन 10 kg, तीसरा ऑप्शन 60 न्यूटन, चौथा ऑप्शन 10 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 60 kg। आगे देखते हैं। एक विलय का विघटन दर खाली जगह पर निर्भर करती है। दाब पर, ताप पर, सतह क्षेत्र पर और भार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी सबसे उपयुक्त रणनीति है। कक्षा में बहस आयोजित कराना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को एक पौधे अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इससे बच्चे पेड़ों के संरक्षण में संवेदनशील होंगे।
आगे देखते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा कि जिससे उसके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है। इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझना और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जाता है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिनसे वे पीड़ित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिनसे वे पीड़ित थे। 4 नंबर ऑप्शन। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों को अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आंकलन किया और समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा की के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? इसमें प्रिया ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानवतावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण, इंक्वायरी अप्रोच। आगे देखते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। ये वास्तविक परिस्थितियों के सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है समुदाय। आगे देखते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम के कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। कक्षा 3rd के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तृत परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा ने अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां है? चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ईवीएस में करवाया जाता है चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एकीकृत भी होनी चाहिए, समावेशी भी होनी चाहिए, विषयगत भी होनी चाहिए। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का पर एक अध्याय है। इसका बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ये एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरा सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। यह पशुपालन आजीविका का एक अच्छा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सपेरा सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों का प्रदान करने की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ये उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में ये शिक्षण अधिगम को बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण का अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बात है? स्कूल बैग का वजन कम, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्याय की कम संख्या या अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को कम करने की जरूरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। आगे देखते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सिखाने में सक्षम बनाना।
छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग और सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला का पूरा नाम। इसमें आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो। हिंदी में इंग्लिश में देख लो। पहला ऑप्शन दे रखा है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स। देखो बी बिल्डिंग, ए का एड्स एस, एल का लर्निंग, ए का एड्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणा को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकल्पिक ढांचा, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, ये एक खाली जगह है। मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिथक है। अगर मिथक ऑप्शन में नहीं होता तो रूढ़िबद्ध धारणा हो जाती। वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने को